संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। दोस्तों ये इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हो चुका है। पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 देखें। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हमने पढ़ना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे ये कुल 5 प्रकार की होती हैं। तो देखते सबसे पहले जो अभिक्रिया है इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। संयोजन का मतलब होता है जब दो अभिकारक एक साथ जुड़ते हैं, है ना। योजन मतलब होता है जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो अभिकारक एक साथ मिलते हैं तो इनके मिलने से जो अभिक्रिया यहाँ पर होगी उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें हम, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जैसे एग्जाम्पल और देख लें कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जमा ऑक्सीजन बराबर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा जब दो अभिकारक, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है और एक क्या बना रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यही कहा था जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, एक पदार्थ या फिर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन जमा ऑक्सीजन बराबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। आपकी बुक में देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, मतलब जब हम बाजार से जो चूना लेके आते हैं ना घर में पेंट वगैरह करने के लिए, उस चूने को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब प्लस जल H2O मतलब जल। ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, प्लस ऊष्मा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार कि जब घरों में पेंट वगैरह काम चलता है, अगर हम चूने से पेंट अगर हम अपने घर को करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जैसे कल सुबह पेंट करना है तो आज रात में क्या करेंगे, चूने को क्या कहते हैं, ड्रम में पानी में डाल कर रख दिया जाता है ना। कई बार देखा होगा आपने कि चूने, जैसे कल सुबह पेंट करना है तो आज रात को क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगो कर रख देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों होता क्या है कि ना जब हम चूने को पानी में भिगो के रखते हैं ना तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, मतलब उसमें से गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि अगर हम उस गर्म पानी में अपना हाथ डालेंगे तो हमारे जो हाथ की खाल है वो भी जल सकती है। इसीलिए चूने को मतलब पेंट करने से पहले, मतलब चूने का इस्तेमाल करने से पहले चूने को पानी में भिगो के रखा जाता है ताकि उसके अंदर की जो ऊष्मा है वो निकल जाए। ठीक है, और फिर जब ऊष्मा निकलने के बाद जो चूना हमें प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना, क्योंकि उसकी जो सारी ऊष्मा है वो निकल गई है। और ऊष्मा निकलने से पहले जो चूना हमने पानी में डाला था उसे बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और जो बुझा हुआ चूना होगा इसका सूत्र होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब हम चूने को, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये जो बीकर दे रखा है, इस बीकर में हमने क्या डाला, थोड़ा सा जल डाल दिया, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड में थोड़ा सा चूना डाल दिया। तो हम क्या देखते हैं, इस बीकर को हम छू के देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा जो बीकर है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड चूने की अभिक्रिया जब जल के साथ हुई तो यहाँ पर क्या पैदा हुई, ऊष्मा पैदा होती है, उसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखा हमने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो दो अभिकारक मिलकर हमारे एक उत्पाद बना रहे हैं, प्लस ऊष्मा बन रही है। ऊष्मा से हमें अभी यहाँ पे कोई ध्यान देना, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं संयोजन। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया हुई है कौन सी अभिक्रिया, ये है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है और जो जल है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है,
तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ये एग्जाम्पल बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर में कार्बन डाइऑक्साइड। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक हो गए, एक क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे? हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? जो बेटा ये जो डब्बे बॉक्स में जो दिया हुआ होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो क्वेश्चन में मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से पूछे जाते हैं, इन बॉक्स में से, है ना। तो आपने क्या करना है, मतलब बुक तो रीडिंग करनी साथ में उसमें जो बॉक्स में दे रखा है ना, बॉक्स की जो चीज़ें लिखी हैं उनको भी पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऊपर की अभिक्रियाओं में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है ना। जैसे अभी हमने देखा, जब चूने को हमने पानी में डाल दिया तो ये जो चूना प्राप्त होता है, चूने का हम क्या करते हैं? दीवारों पे पेंट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। मान लो दीवार पे हमने पेंट कर दिया, तो दीवार पे हमने पेंट करेंगे, तो पेंट में क्या मतलब, पेंट के लिए हम चूना तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चूने का पेंट कर दिया। तो जब ये चूना, जब वायु में उपस्थित जो हवा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब हम बात कर रहे हैं, जैसे दीवार पे हम पेंट कर देते हैं, पेंट में क्या इस्तेमाल हो? चूना इस्तेमाल होता है। जो वो चूना कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे क्या बन जाता है? वहाँ पर दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बन जाती है ना। आपने देखा होगा, जब पेंट करने के काफ़ी दिनों बाद देखें हम, पेंट करने के बाद जब हम देखते हैं दीवार पे, तो जो पतली सी जो परत हमें दीवार पर दिखाई देती है ना चूने की, उस परत को हम क्या बोलते हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। ठीक है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, CaO CO3, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो संगमरमर होता है उसका भी सूत्र यही है, और जो दीवारों पर पेंट करने के बाद जो चूना मतलब दीवार पर रह जाता है, उसका सूत्र भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, कार्बन जो कोयला होता है भाई, वो क्या होता है? एक प्रकार का कार्बन ही होता है। कोयला जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है ना। तो भाई कार्बन को जब हम जला रहे हैं, मतलब कार्बन मतलब कोयला, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है भाई, बात यहाँ पर लिखी गई थी। आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख रखा है, H2 तथा O2 से जल का निर्माण। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपके पास H2 है, H2 मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनसे क्या बनता है? जल बनता है। ये अभिक्रिया लिखी, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर आ गया H2, ये होता है जल का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है ना। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इससे जो पहले हमने इससे पहले भी हमने इसकी जो परिभाषा पढ़ी थी, वो भी आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसमें हम ध्यान देते हैं, मैंने ये अभी बताया था आपको, जब चूने को पानी में डालते हैं तो वहाँ से क्या निकलती? ऊष्मा निकलती। बताया था मैंने आपको, जब चूने को हमने पानी में डाला तो वहाँ से क्या निकल रही थी? ऊष्मा निकल रही थी। और ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें, और मतलब ऊष्मा तो निकल रही, साथ में वो भी तो बन रहा था, क्या कहते हैं आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन रहा था, CaOH2। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ऐसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या बनती है? ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा पैदा होती है, इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट जिसके अंदर पैदा होती है, ठीक है, उसमें उसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कार्बन, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलती है? वहाँ से ऊष्मा निकलती है ना। कोयले को जलाते हैं तो हीट पैदा होती नहीं होती, वहाँ से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी रसायन, ये भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, बुक में दे रखे हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मतलब आपने देखा होगा, हमारे घर के अंदर हम जो LPG गैस यूज़ करते हैं ना, वो उसके अंदर भी नेचुरल गैस होती है। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक गैस होती है, ये किससे बनी हुई है? ये मीथेन से बनी होती है। मीथेन, CH4 इसका नाम होता है मीथेन।
CH4 को हम इसका जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? मीथेन। तो आपने देखा होगा कि जब हम रासायनिक जो प्राकृतिक गैस है, मतलब घर के जब हम गैस जलाते हैं तो आपने देखा वहाँ पर क्या होता है, कभी आप ध्यान से देखिएगा, जब गैस जलती है तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक तो नीले रंग की रोशनी निकलती है गैस में से, है ना, नीले रंग की रोशनी निकलती है। उसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर ऊष्मा पैदा होती है। भाई हीट तो पैदा होती है ना, उसी हीट से तो हमारा जो खाना है वो पकता है, मतलब ऊष्मा निकलती है। हीट मतलब ऊष्मा, मतलब हीट निकल रही है, उसी हीट से हमारा जो खाना है, जब चाय गर्म करें तो मतलब चाय बना रहे तो चाय पकती है, खाना पकाते हैं तो खाना पकता है, उसी हीट से, मतलब ऊष्मा तो निकल रही है इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या निकलता है, साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस जल बनता है। अब आप कहेंगे सर हमें मतलब CO2 जो गैस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो गैस के रूप में रहती है। ठीक है, तो जल बनता है, ये भी गैस के रूप में होता है। ठीक है, जल भी हमें दिखाई नहीं देता, ना ही गैस दिखाई देती, ना ही जल दिखाई देता है ये वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ये गैस के रूप में होता है, जो ऊष्मा पैदा हुई उसी ऊष्मा से ये जो जल है ये गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है ये हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमें सिर्फ वहाँ पर नीले रंग की रोशनी ही दिखाई देती है, प्लस वहाँ पर क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा या फिर ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा जब प्राकृतिक गैस का ध्यान हो रहा है, जब हम गैस को जलाते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा निकलती है, प्लस वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस वहाँ पर जल बनता है। तो ये भी प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है ये। ठीक है, अब जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और सांस छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हम खाना क्यों खाते हैं? कि हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, खाने के बाद जब वो हमारे पेट में पहुंचता है तो वो पदार्थ, जो खाने की चीज़ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे देखिए, कोई चीज़ हम खा रहे हैं, सबसे पहले जब उससे खाने की चीज़ को मुंह में रखेंगे तो हमारे दांत क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर जब हमारे गले से होता है, हमारे पेट में पहुँचता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी उसके और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट, जब ये कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, आलू और ब्रेड जब ये हमारे पेट में पहुंचते हैं तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट कर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? चावल, आलू और ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब ये हमारे पेट में पहुंचता है, वहाँ पहुंचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब यह जो ग्लूकोज है ना, हमारे इस ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पर ग्लूकोज से डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, क्या बताया मैंने? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र बताया था मैंने इससे पहले वाले पार्ट में, C6H12 और 6 ये सूत्र होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया, जो ग्लूकोज लिखा है मैंने, जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तब हमारे शरीर के अंदर क्या मिलेगी? तब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी या ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो भाई अब ग्लूकोज, हमने कोई भी चीज़ खाई, हमने जब वो चीज़ खाई हमने, तो हमारे शरीर के अंदर क्या बना? ग्लूकोज बना। पर उस ग्लूकोज से ऊर्जा कब मिलेगी हमें? जब उस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी। अब मतलब ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कब जाएगी हमारे शरीर? जब हम सांस लेंगे। अब पता है हम सांस क्यों लेते हैं? कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज में से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो मतलब जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। जब ऊर्जा प्राप्त होगी, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना भाई। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या मतलब ऊर्जा मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। ठीक है, मतलब सांस लेना, सांस मतलब श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये श्वसन के दौरान ही तो हो रही है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसी दौरान ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये इसका समीकरण नीचे लिखा हुआ है, C6H12O6 जमा ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड जमा H2O जमा ऊर्जा बनती है। ठीक है,
आगे होगी बात समझ में ये, ठीक है। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं कि जो साग सब्जियां होती हैं, जो वनस्पति द्रव्य होते हैं, मतलब सब्जियां, जब हमारे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, ठीक है, जब ये सड़ना स्टार्ट होते हैं, सड़ के क्या बन जाते हैं कि खाद बना देते हैं। खाद बी गठित का मतलब होता है टूटना या फिर सड़ना, ठीक है। जब जो हमें सब्जियों के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं, ठीक है, तो जब ये सड़कर जब ये धीरे धीरे क्या बनाते हैं, खाद बना देते हैं, तो उस दौरान भी यहाँ से क्या निकलती है, काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप आएगा, मतलब कि अभिक्रियाओं का जो दूसरा प्रकार है, ये है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ये पहला प्रकार पढ़ रहे थे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये क्या है, अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब तो टूटना, लिखा ना, अपघटन मतलब कि टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को देख लेते हैं हम। देखिए भाई, क्रियाकलाप क्या लिखा हुआ है, एक शुष्क क्वथनन नली में हमने एक ये टेस्ट ट्यूब ले ली। इस ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं क्वथनन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 बोलते हैं। फेरस हो गया Fe और सल्फेट का हो गया सूत्र SO4, ठीक है। उसको हमने उसके कुछ दाने डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। उसको फिर गर्म करते हैं, ठीक है। अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए क्या होता है। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला से गर्म, इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, और देखिए गर्म करने के बाद इसका जो रंग है, इसके अंदर जो फेरस सल्फेट के हमने जो दाने डाले थे, उनके रंग में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल वर्ड यूज़ है। क्रिस्टल का मतलब होता है दाने, जैसे चीनी के छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों को हम विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब FeSO4 जब गर्म किया जाता है, तो इसका जो हरा रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। पहले जो FeSO4 होता है ये हरे रंग का होता है, फिर जब इसे गर्म करेंगे तो इसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। मतलब जब FeSO4 को जब हम गर्म करेंगे तो इसकी जो गंध है वो यहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी गंध निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, FeSO4 जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। O है 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, फेरस सल्फेट को गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है, मतलब गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर इससे 3 चीज़ें बन रही, 3 पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है। एक उत्पाद, मतलब एक अभिकारक था, उसको गर्म किया, गर्म करके 3 उत्पाद बन रहे हैं, मतलब एक अभिकारक टूटकर 3 उत्पादों में परिवर्तित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या फिर अपघटन, वियोजन मतलब होता है टूटना, है ना। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी, वियोजन, क्योंकि यहाँ पर एक अभिकारक जो था वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो गया है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। नीचे इसकी देखिए परिभाषा लिखी हुई है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। गर्म करने पर अब क्या होता है, जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जल के 7 अणु होते हैं, लिखा है FeSO4 7H2O, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से पहले तो इसका रंग होता है हरा, ठीक है, और गर्म करने के बाद इसका रंग हो जाता है सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जल था, जल की जो मात्रा पहले 7 अणु होते हैं जल के, लेकिन गर्म करने पर क्या इसमें जो जल की मात्रा है, जल जो होता है वो वाष्प बन के इसमें से अलग हो जाता है, इसलिए इसका जो रंग होता है एकदम सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ऐसे यहाँ दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर है ना, जो संगमरमर हो गया, जो चूना पत्थर, जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ही क्या बनता है, बुझा हुआ चूना मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस CO2 मिलता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। हमने क्या देखा, जब कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, चूना पत्थर तो एक अभिकर्मक है, इसको गर्म करने पर 2 उत्पाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ और भी अभिक्रियाएं यहाँ पर दे रखी है। नीचे एक क्रियाकलाप दिया गया, इसे भी आपने ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे दे रखा क्रियाकलाप, एक क्वथन नली, मतलब एक परख नली ले ली हमने, इसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है। फिर चिमटे से इसको हमने शायद पकड़ रखा है, इसको हम फिर से यहाँ पर गर्म कर दें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ से क्या निकल रहा है, भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये जो धुआं निकल रहा है ये किस चीज़ का धुआं है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब लेड नाइट्रेट को परख नली में डाल जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से जो धुआं निकलता है वो कौन सा रंग का धुआं निकलता है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना, लेड मतलब जो धुआं निकलता है भूरे रंग का धुआं निकलता है, और ये पूछा जाता है ये धुआं किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है जो भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हमने यहाँ पे लिखा Pb मतलब होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लिखा नीचे लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म कर रहे हैं, भाई गर्म ही तो कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बन रही है। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहे हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यहाँ पर 3 उत्पाद बन रहे हैं। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लेड नाइट्रेट को परख नली में रख के गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर 3 उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। एक अभिकर्मक जो है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, चलते हैं इसके आगे। अब देखते हैं यहाँ पर एक क्रियाकलाप 1.7 दिया गया, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि हमने प्लास्टिक का मग ले लिया, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें एक रबड़ का डॉट लगा दिया। ठीक है, मग्गा लिया, इसमें 2 छेद करके यहाँ पे डॉट लगा दिया, हमने यहाँ पर 2 परख नली लगा दी है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमने 2 ग्रेफाइट की रॉड लगा दी, काली काली से जो दिख रही है ग्रेफाइट की रॉड होती है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, इस वाली रॉड को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, इस वाली को और इसको जोड़ दिया हमने नेगेटिव पॉइंट से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से स्विच लगा दिया, जैसे ही स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब जैसे इसमें करंट का बहना चालू हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, भाई इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मतलब जल का सूत्र कितना होता है, H2O। जो इसमें से करंट पास किया जाएगा तो जल जो है ये टूट जाएगा। ठीक है, टूटने के बाद इसमें से क्या 2 तो हाइड्रोजन निकलेंगे भाई। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा, एक ऑक्सीजन का आइटम निकलेगा, एक ऑक्सीजन का अणु निकलेगा, है ना। इसके अंदर था कितना, 2 ऑक्सीजन। भाई जल के सूत्र में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन का अणु होता है। 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का अणु होता है, ये दोनों मिलकर एक अणु बनाते हैं जल का। ठीक है, मतलब एक यौगिक बनाते हैं जल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हम 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। जब इसको गर्म मतलब इसमें से करंट गया तो जो जल का अणु टूट गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेगी, एक ऑक्सीजन निकलेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन कम निकलेगी। तो आप यहाँ देखिए, जिस ट्यूब के अंदर गैस ज़्यादा होगी, देखिए किस वाली ट्यूब के अंदर ऊपर ज़्यादा जगह खाली पड़ी, देखिए। और जो पहली वाली ट्यूब है इसके अंदर ऊपर जगह काफ़ी ज़्यादा खाली है, इस वाली ट्यूब में जगह कम खाली है। मतलब जिस ट्यूब में ज़्यादा जगह खाली है उसमें क्या बनेगी, उसमें कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और जिसमें कम जगह है उसमें कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, आइए बात समझ में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब जल में से जब करंट को पास कर रहे हैं, जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया और ये जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया मतलब एक अभिकर्मक है वो टूटकर क्या बना रहा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक बना रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं इसके नीचे। क्रियाकलाप 1.8 देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया भाई, यहाँ पे दिया गया एक चाइना डिश ले ली। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रख दिया। ठीक है, इसका रंग कैसा, अब आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। मतलब जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब इसे धूप में रखते हैं, धूप में रखने से पहले क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। और जब धूप में रखने के काफ़ी समय के बाद जब देखेंगे इसका जो रंग के साथ धूसर हो जाता है, मतलब इसका जो रंग है वो धुंधला टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, प्रकाश की उपस्थिति में जब इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब प्रकाश की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसका क्या हो जाता है, वियोजन, मतलब इसका वियोजन होता है। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, देखिए सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसका सूत्र हो गया सिल्वर क्लोराइड का। इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा। Ag जो है ये सिल्वर का सूत्र है। ठीक है, उसमें से क्लोरीन अलग हो जाएगी। सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखेंगे तो इसका जो रंग है वो सफ़ेद से धूसर रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हुई है। और अभिक्रिया कैसे हो रही है, देखो 2 AgCl, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन इसमें से अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक अभिकर्मक टूट रहा है 2 उत्पाद में। ठीक है, इसके नीचे एक एग्जाम्पल और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं।
AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम धूप में रख रहे हैं तो यहाँ से भी सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन इसमें से अलग हो जाता है। और इन दोनों अभिक्रियाओं का जो उपयोग है, कई बार पूछा जाता है कि श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होती है, उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। 2AgCl बराबर में 2Ag + Cl2 और 2AgBr बराबर 2Ag + Br2, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम इस्तेमाल करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए भाई अभी हम पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया, तो हमने क्या देखा था, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, फेरस सल्फेट को हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस परख नली में रखे हम उसे गर्म कर रहे थे, मतलब ऊष्मा दे रहे थे, है ना, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा भी हमने यहाँ पर भी आगे हमने ये देखा कि चूना पत्थर को भी क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, इसको भी ऊष्मा दी जा रही है। फिर हमने देखा लेड नाइट्रेट को परख नली में रख के फिर से उसको ऊष्मा दी जा रही है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया में क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, ऊष्मा दी जा रही है, यहाँ पे ऊष्मा निकल नहीं रही, यहाँ पे ऊष्मा दी जा रही है। मतलब ये अभिक्रिया ऐसी है, जो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा सोखी जा रही है। मतलब जब इस परख नली के अंदर जो पदार्थ रखा हुआ जब वो ऊष्मा को सोखेगा तो सोखने के पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, मतलब जहाँ पर ऊष्मा का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ऊष्मा निकली नहीं, यहाँ से ऊष्मा मतलब इसमें ऊष्मा निकल नहीं, इसमें से ऊष्मा दी जा रही है इसको। ऐसे हमने यहाँ पर देखा चूना पत्थर को हम गर्म कर रहे हैं, उसमें तो ऊष्मा नहीं निकल रही, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं। ऐसे हमने ऊपर देखा कि फेरस सल्फेट को भी हम ऊष्मा दे रहे थे, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे थे, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा दी जाती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें ऊष्मा सोख ली जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसमें ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है पदार्थों को तोड़ने के लिए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ना। पीछे हमने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी वो सारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा जो तीसरा प्रकार है अभिक्रियाओं जो हम पढ़ रहे थे, ये तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। जो तीसरी प्रकार की अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर लोहे की 3 कील लेनी है, ठीक है, 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेना, ठीक है। 3 कील लेनी है, उसे रेगमाल से रगड़ के साफ कर लीजिए। रेगमाल समझते हैं आप क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा कई बार, मतलब जो पेंट करने वाले लोग जब पेंट करने वाले लोग आते हैं ना, जब घर में वो लोहे या दीवार पे पेंट करते हैं, तो पहले उससे क्या करते हैं, वो दीवार को रेगमाल एक टाइप का एक पेपर सा होता है, काफ़ी थोड़ा मजबूत पेपर सा दिखता है, ठीक है, उससे रगड़ के साफ़ किया जाता है। मैं तो उसी कागज़ की बात कर रहा हूँ, उसी को हम रेगमाल बोलते हैं ना। तो लोहे की 3 किलो को रेगमाल से साफ़ करना है। ए तथा बी से चिन्हित फिर हमने यहाँ पर 2 परख नली ली हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ही दिखाई गई है, अगली परख नली दूसरे पेज पे है, ठीक है। तो मतलब इस जो आप देख रहे हैं ट्यूब से देख रहे हैं, इस ट्यूब को हम हिंदी में परख नली कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 कीले डाल दिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या करा हमने, इस ट्यूब के अंदर हमने एक घोल भर रखा। ये जो नीले रंग का आप घोल दिख रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का घोल है। ये नीले रंग का होता है, पानी में घोल देते हैं। इसके अंदर हमने 2 कीले टांग दिए हैं, तो देखना आप यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो लोहे की कील का रंग होगा ये चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे चेंज होता है आगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लोहे की कील पहले तो ऐसी थी, मतलब उसमें विलयन में डालने से पहले ट्यूब ऐसी थी, ट्यूब का रंग पहले ऐसे था और लोहे की कील ऐसी थी जब उसमें डाला हमने, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या देखेंगे, लोहे की जो कील का रंग होगा वो ऐसा हो जाता है भूरे रंग का, और जो विलयन का रंग है वो हल्का नीला हो गया। पहले इसका रंग काफ़ी गाढ़ा नीला था, लेकिन जब इसमें लोहे की कील डाल दी हमने, कुछ समय के बाद क्या हो गया, इस लोहे की कील का रंग तो भूरा हो गया और इसका जो रंग है वो काफ़ी हल्का हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं भाई, यहाँ पे हुआ क्या, जिसकी वजह से लोहे की कील तो भूरे रंग की हो गई, उसका जो घोल का रंग है वो पहले से हल्का हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो ये क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4 से सूत्र है। इसमें हम क्या डालें, लोहे की कील डाल रहे हैं। लोहे की कील का सूत्र क्या होगा भाई, कोई भी लोहा हो सूत्र Fe होगा।
तो यहाँ पर क्या है, जब इन दोनों की अभिक्रिया आपस में हो रही है तो क्या होगा, हम यहाँ ये देखेंगे जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब कि इसको हम ऐसे मतलब कि जो लोहा है ये अधिक शक्तिशाली है और जो कॉपर है कम शक्तिशाली है। हाँ ठीक है, तो लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इस जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, जो लोहा है वो अधिक शक्तिशाली है, मतलब शक्तिशाली ना बोल के हम यहाँ पे बोलेंगे अधिक अभिक्रियाशील है ना विज्ञान की भाषा में। लेकिन अगर समझना आपको तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो लोहा है वो अधिक शक्तिशाली है और वो कमज़ोर, और कॉपर क्या वो कमज़ोर है, इसलिए करेंगे लोहा इस कमज़ोर वाले तत्व को यहाँ से हटा देगा और उसके यहाँ पे खुद आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, एक और मतलब एक बच्चा कमज़ोर सा, एक बच्चा थोड़ा मोटा सा है ना। तो जब मान लो अब जो कमज़ोर वाला बच्चा है उसे फर्स्ट बेंच पे बैठना है तो वो तो पहले जाके बैठ जाएगा, लेकिन फिर जो मोटा वाला बच्चा आएगा वो देखेगा अरे नहीं फर्स्ट बेंच पे तो मुझे बैठना है, तो क्या करेगा वो कमज़ोर वाले बच्चे को एक थप्पड़ मारेगा और कहेगा तू यहाँ से भाग, मैं बैठूंगा फर्स्ट बेंच पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ताकतवर वाले बच्चे ने कमज़ोर वाले बच्चे को वहाँ से हटा दिया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर जो ताकतवर वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, कमज़ोर वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा देगा, उससे यहाँ पे खुद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ताकतवर वर्ड यूज़ न करके हम बोलेंगे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को यहाँ से हटा देगी, उस यहाँ पे खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे FeCuSO4 लोहे की प्लस कॉपर सल्फेट, तो Fe की जगह पे तो मतलब कॉपर की जगह पे Fe आ जाएगा FeSO4 प्लस यहाँ पे आगे कॉपर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इस विलयन में से जितना भी कॉपर था वो तो क्या होगा, वो जाकर इस लोहे की कील पे जमा हो जाएगा। इस कॉपर सल्फेट में से जो भी लोहा कॉपर था वो आगे इस लोहे की कील पर जमा हो जाता है। ठीक है, इसलिए लोहे की कील का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। जब इसमें से कॉपर जब इस लोहे की कील पर जाकर जमा हो जाएगा तो इसलिए इसका रंग जो काफ़ी पहले गाढ़ा था वो अब हल्का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अभी तो हमने यहाँ पर क्या डाला था, लोहे की कील डाली थी, इसमें अगर हम यहाँ पर जिंक डाल देते हैं, जिंक धातु डाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो भाई जिंक भी जो है, जिंक धातु वो भी क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इस पे खुद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे ZnSO4 कॉपर यहाँ से हट गया। ऐसे अगर हम कॉपर क्लोराइड के विलयन में लेड डालते हैं तो लेड भी के कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, क्या करेगा, लेड कॉपर को हटा देगा, यहाँ पे आ जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि जो एक तत्व है वो दूसरे तत्व क्या कर रहा है, उसको हटाकर उसकी जगह खुद आ जा रहा है ना। जैसे हमने यहाँ देखा, ऊपर देखा ना हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी है। लोहा क्या कर रहा है, वो कॉपर को हटा दे रहा है, उसके पे खुद आ रहा है। मतलब एक जो तत्व है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, उसको हटा दे रहा है, उसके पे खुद आ जा रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब Fe जो था वो यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, इसका जो विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अभिक्रियाओं में लोहे ने, जो लोहा था इसने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को या फिर तत्व को हटा देती है और उससे पे खुद आ जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जैसी भी लगी है ना, तो आप मेरी वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, आपको पढ़ने मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई डाउट वगैरह भी है आपके मन में तो उस डाउट को भी आप अपने मेरी वीडियो नीचे कमेंट में मतलब डाल दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को मतलब आपके डाउट को दूर कर दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।